નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. આજે આપણી સાથે છે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે નામથી જ એમનો પરિચય મળે છે. रामदास आठवले जी हमारी साथ है. रामदास जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. रामदास जी, ये होता है ना कभी कि एक इंसान होता है, वो संस्था बन जाती है. आज रामदास जी का नाम पड़ा तो रामदास आठवले खुद एक इंस्टीट्यूट बन गई है, एक पार्टी बन गई है. तो एक अपने खुद के पाँव के ऊपर खड़े होके खुद की एक ऐसी इमेज बनाना, ये ओवरनाइट तो होती नहीं है, एक ही रात में तो होगी नहीं. इसके लिए बचपन से लीडरशिप की क्वालिटी कहीं ना कहीं कैसे भी आ गई होगी. तब लोग ये रामदास आठवले को जानते हैं, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से हुई थी जहाँ किसी ने बताया कि बस ये बंदे में दम है, नेता बन सकता है आने वाले दिनों में? कौन था वो और क्या इंसिडेंट था? नहीं, ऐसा ही कि अभी मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई मेरे में दम है. तो मुझे मालूम था कि मैं कम नहीं हूँ और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से मैं काम करता रहा. एक तो देवांग जी, मतलब मैं एक छोटे फैमिली से मैं आया हूँ. मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी को गुजर गए थे और मेरी माँ खेत में काम करके मुझे पढ़ाई के लिए मदद करती थी. एक तो मेरे माँ को ऐसा लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा कष्ट उठाकर उन्होंने पढ़ाई किया, वो डिग्रियाँ ले ली और मेरे लड़के ने भी पढ़ाई करनी चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा पर उन्होंने भी चलना चाहिए. ऐसा मेरे माँ को लगता था. मेरी माँ तो अशिक्षित थी, वो एक दिन भी स्कूल में नहीं कर गई थी, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मेरा लड़का स्कूल में जाना चाहिए, मेरे लड़के ने अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, मेरा लड़का बड़ा होना चाहिए. तो मतलब शुरू से जब मैं गांव में रहता था तो सांगली जिले में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते थे. हमको उसमें बहुत बड़ा अभिमान लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जिंदगी दे दी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जगाया है. और इसीलिए मतलब हम 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती मनाते थे, गांव में रैली निकालते थे, वहाँ बैंड होता था, बजाने का भी सामान होता था, नाचते थे, गाते थे, नाटक करते थे. इसी तरह मुझे लगता है कि शुरू से मेरे मन में एक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की भावना हमेशा रही. हमने जरूर दलित समाज का मैं रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है तो इस संविधान के मुताबिक हमें हमारा हक मिला है, हम भी बराबरी. लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से? वो पहला एक कोई इंसिडेंट तो होगा, क्योंकि अंदर आग थी, जज्बा था, कुछ भी था, लेकिन कुछ तो बना होगा जहाँ पहला मौका मिला होगा इस छोटे से रामदास को कि जहाँ अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का. नहीं, मतलब अभी एक तो मतलब जो हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो मैं दबंग में था. मतलब शुरू से अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना हमें हमेशा रहती थी. तो एक देसाई नाम के एक टीचर थे हमारे प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था, तो उन्होंने निश्चित रूप से बताया था कि मैं वहाँ कबड्डी भी खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, कुश्ती करते थे क्या? और मस्ती भी हम करते थे और झगड़ा भी करते थे. तो उन्होंने कभी बोला था कि आप अच्छे लीडर बन सकते हैं. इसी तरह मतलब उन्होंने बोला इसलिए मैं लीडर बना, ऐसा नहीं है. लेकिन लीडर बनना, लोगों का लीडर बनना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन लोगों का लीडर बनना बहुत ही आसान है. उसके लिए मैंने बहुत कुछ मतलब संघर्ष किया है, मैंने काम किया है, गांव में गया हूँ. जब आपको मालूम है कि हमारी दलित क्रांति की जो मूवमेंट थी, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की एक मूवमेंट थी और पूरे साहित्यकार इकट्ठा आए थे, कविता लिखने वाले, कथा लिखने वाले, कादम्बरी लिखने वाले, वैचारिक लेखन लिखने वाले, बहुत सारे साहित्य इकट्ठा आए थे. वो काल ऐसा था कि दलितों पर कहीं ना कहीं तो अत्याचार होते ही थे. अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो सोच आई थी, वो सोच उठाते 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 आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंच गए. एक हिंदुस्तान की एक पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पे आ गए. कितने सारे चुनाव लड़ लिए, कितने लोगों को चुनाव लड़वा भी लिया. लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बचपन में सपना देखा था बाबा साहब आम्बेडकर जी का
जो एक कार्य पद्धति थी, उनका जो विचार था, उनकी एक कल्पना थी, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में इतने साल की राजनीति के बाद आपको वो लगता है कि बदलाव आया है, या वही जज्बा, वही गुस्सा अभी भी रामदास आठवले को अपने को आता है? नहीं, ऐसा ऐसा है कि मेरे मन में आज भी गुस्सा है अन्याय के खिलाफ। दलित समाज का अन्याय हो, महिलाओं के ऊपर वाला अन्याय हो, या और किसानों पर होने वाला अन्याय हो, खेत मजदूर का अन्याय हो, या लेबर का अन्याय हो, मतलब मेरे मन में गुस्सा जरूर आज भी है। लेकिन जो सवाल आपने मुझे किया है कि क्या परिवर्तन हो रहा है क्या, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो समानता की मूवमेंट शुरू की, जाति व्यवस्था को खत्म करने की, समाज को जोड़ने की, इंसान से इंसान जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जिंदगी भर काम करते रहे। और मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को सयाजी गायकवाड़ जी ने स्कॉलरशिप दे दी थी, और एग्रीमेंट हुआ था कि भाई वडोदरा के संस्थान में बाबा साहब अम्बेडकर आकर नौकरी करेंगे। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी नौकरी करने के लिए बड़ौदा में आए, गुजरात में आए, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो अनुभव आया, तो जो वहाँ का सिपाही था वो फाइल फेंकता था, बाबा साहब को टच नहीं करता था। मतलब उस कार्य का उस काल में अनटचेबिलिटी बहुत गाँव में। मैं यहाँ रोकता हूँ, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। दर्शक तो समझते हो जो विरामनो बीजा तबक्कानी वातो विराम बाद। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં રામદાસ આઠવલેજી સાથેની વાતો બીજા તબક્કાની। ये आप बताते हो कि दलित, ये कभी कभी ये भी इश्यू भी उठता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास सोच क्या है, हमारे पास विकास की योजना क्या है, हमारे पास डेवलपमेंट की योजना क्या है, वो बात करने के अलावा ये ज्ञाति के लिए, ये कौम के लिए, मैं ये कौम का हूँ इसलिए मुझे वोट दीजिए, मुझ में क्या क्षमता है उसके लिए वोट मत दीजिए, लेकिन मैं ये जाति का हूँ तो मुझे वोट दीजिए, ये मैं कौम का हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो मुझे वोट दीजिए। वो मुसलमानों को अपील करते हैं, कोई दलित होता है, कोई सवर्ण होता है। तो ये क्या हट जाना नहीं चाहिए? ये आज की तारीख में भी इतने सालों के बाद भी क्या हम यही बातें करते रहेंगे रामदास जी? क्योंकि आपने तो बहुत अभ्यास किया है, एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं ये बात छोड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं लगता आपको? मुझे लगता है कि भाई जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहिए और जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ, एक तो जब हम चुनाव में लोगों के सामने जाते हैं तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ मैं तो दलित हूँ और मुझे वोट दे। हाँ, कोई भी सवर्ण किसी सवर्ण को वोट देगा, दलित को वोट देगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। हाँ, दलित उम्मीदवार होता है, सवर्ण भी वोट देता है, सवर्ण उम्मीदवार है, दलित भी वोट देते हैं। यानी जो जीतने वाला है, चुनाव जीतने वाला, वो तो सभी के वोट लेके जीतता है। हाँ, तो जीतने वाला जो होता है वो दूसरों का वोट मिलेगा तो ही जीतता है। हाँ। अकेली जाति का वोट मिलने से तो नहीं जीतता है। कुछ एग्जाम्पल कुछ क्षेत्र के लिए हो सकते हैं, हाँ ये हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल आपने किया है कि भाई जाति के नाम पर कब तक हम वोट मांगेंगे, जाति के नाम पर हम कब तक राजनीति करेंगे, तो इसीलिए मैंने एक भारत यात्रा निकाली है। मतलब बाबा साहब 125वां जन्म शताब्दी वर्ष है, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस कर दिया है बाबा साहब की जन्म शताब्दी का, 125 जन्म शताब्दी का। और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार, एक तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोग उल्टी सीधी चर्चा करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान की पूरी रक्षा करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो उनको वहाँ रहना मुश्किल होगा। तो इसलिए संविधान के कारण ही हमेशा बताते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ना होता था तो चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था। तो मतलब इसी तरह परिवर्तन हो रहा है। रामदास जी, यहाँ रोक रहा हूँ आपको। आप जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हो आनंदीबेन मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आप जिस पार्टी को भी समर्थन भी कर रहे हो, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, आप नरेंद्र मोदी जी को समर्थन भी कर दो। इन्हीं की सरकार में ये तो आप जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, लेकिन यही सरकार में लव जिहाद का इशू भी उठता है। तो यहाँ पे जैसे कि जाति जोड़ो तो वहाँ पे धर्म जोड़ो की बात भी कई लोग करते हैं, लेकिन जहाँ कोई मुसलमान लड़का, कोई मुस्लिम लड़का अगर कोई हिंदू लड़की के साथ मैरिज करता है तो वहाँ पे
लव जिहाद के नाम पे दंगे भी हो जाते बड़े बड़े। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह जाति तोड़ों का जो अर्थ है वो तो है ही है, लेकिन उसमें हमारा संदेश ये है कि जात धर्म और भाषा के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। हिंदू हो या मुसलमान हो, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब भारत जरूर हिंदुओं के लिए था, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरा एश्योरेंस दे दिया था कि भाई ये देश आपका देश है और आपकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। तो मुझे लगता है भाई लव मैरिज के माध्यम से अगर कुछ जगह पर ऐसी गड़बड़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से अगर वो शादी करता है तो वो उसको मुस्लिम में बनाता है, अगर हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उनको हिंदू में बनाता है। अभी मेरी शादी ब्राह्मण लड़की से हुई और मैं तो दलित था, मैं बौद्धिस्ट था, मेरी वाइफ ब्राह्मण का कम्युनिटी के है, लेकिन जब मैंने शादी की तो शादी के पहले उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दी, मतलब फोर्सफुली तो नहीं, तो इसी तरह होता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो अगर लड़का लड़की प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनको लव जिहाद हो या इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आज भी ऐसा है कि अभी हमारे दलित समाज के बहुत सारे लड़कों के मर्डर हुए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य समझता है जी। लेकिन अगर कोई मराठा कम्युनिटी के लड़की से अगर हमारा लड़का का प्यार हो जाता है, अभी सोने नाम का एक गाँव है अपने अहमदनगर जिले में, वहाँ वाल्मीकि समाज के एक स्वीपर के लड़के का प्रेम एक मराठा कम्युनिटी के लड़की के साथ हुआ और उनको मार दिया गया। खरड़ा में गाँव ऐसा है कि वहाँ नितिन आगे नाम का एक 9th में पढ़ने वाला लड़का था, तो उसका एक लड़की के साथ प्यार हो गया और उसका मर्डर हो गया। तो आज भी इसी तरह की घटनाएं होती है। व्यथित भी होता है ये रामदास आठवले अंदर से व्यथित भी होता है, दुखी होता है। हाँ, दुखी होता है कि इतना करने के बाद, इतने सालों के बाद भी क्या ये परिस्थिति देखनी है हमें? चलो यहाँ मेरा सीधा सवाल ये है, मेरा सीधा सवाल है रामदास जी कि इतने साल दिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दिए, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स को दिए, फिर भी ये लीडर्स ने अभी तक वो एकता नहीं करवा पाए। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? हमारी समाज व्यवस्था, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज की वोट लेने की मंशा? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है ना, मतलब इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स खेलती है, खाली सुनकर आने के लिए राजनीति करने का काम करते हैं, बातें तो करते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन करने का काम नहीं करते। सत्ता का परिवर्तन करने के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज का परिवर्तन करने के लिए जिस तरह महात्मा गांधी जी ने बताया कि भाई अनटचेबिलिटी खत्म करो, दलितों को न्याय दे दो, एक दिन देश का प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी का सपना था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। खाली महात्मा गांधी जी का नाम तो सब लेते हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां भी जिम्मेदार है, लेकिन वो 100% जिम्मेदार ऐसा नहीं है। यहाँ की समाज व्यवस्था भी ऐसी है। और दूसरा ये है कि यहाँ की जो मेंटेलिटी है, तो इस मेंटेलिटी में परिवर्तन हो रहा है। जो मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक मेंटेलिटी ऐसी है देवांग जी की वहाँ जाति व्यवस्था आज भी है। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, अगर हम अच्छा बंगला बनाते तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम कोई जमीन खरीदते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है अरे ये तो हमारे सामने इसका बाप हमारे सामने का गुलाम था। शायद शहरों में बदलाव आया है, लेकिन गांव खेड़े में अभी भी ऐसी सिचुएशन है, माहौल है अभी। हाँ है ना, बराबर। गाँवों में आज भी अनटचेबिलिटी है, उसमें कुछ लोगों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों में परिवर्तन नहीं हुआ है। और वो दलित पर अत्याचार करते हैं, दलित पर हमले करते हैं और उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर मैंने तो मांग किया था कि प्रिवेंटिव एक्शन, अगर दलित पर हमला होने के बाद फिर वहाँ 100, 200, 400 पुलिस रहती है, लेकिन जब एक दलित समाज का एक आदमी या दलित समाज के लोग जब पुलिस थाने में एप्लीकेशन देते हैं भाई हमारे ऊपर हमला होने की संभावना है, तो पुलिस थाने वाले अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, हमको क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो उन्होंने उसका स्टडी करके उन्होंने वहाँ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए अगर पुलिस वहाँ रखते हैं तो फिर ऐसे बहुत तो शायद ऐसी घटनाएं कम हो सकती है। और
और इसीलिए मैंने फिर ये मांग किया था कि हम कोई हिंसा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर दलितों का संरक्षण पुलिस नहीं कर सकती है तो भट्ट जी मेरी मांग ऐसी है कि हमको बंदूक और हथियार का परमिशन दे दी। यानी कानून 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 में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, कुछ ठोस कदम की ज़रूरत है ताकि ऐसे काम करने वाले रोके। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, वक्त हुआ अगेन एक छोटे से ब्रेक का। दर्शक मित्रों, अंतिम तबक्कानी वातो रामदास आठवले जी સાથેની एक ब्रेक बाद। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। राजनीति की बात कर ली, लेकिन रामदास आठवले जी राजनीति की बातें तो बहुत ठोस करते हैं। रामदास आठवले जी को सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं, नहीं कि सिर्फ आपके मत क्षेत्र में, लेकिन जब रामदास आठवले जी बोलने भी खड़े होते हैं ना तो विरोधी भी सुनते हैं। चाहे लालू आलू कर दे, अडवाणी जी का भी मजाक उड़ा दे। एक बहुत ही वायरल भी आपकी लोकसभा की जो आपकी स्पीच थी, जब आप भारतीय जनता पार्टी के सामने के खेमे में बैठे थे, जब अटल जी को विश्वास मत लेना था, वो वाली स्पीच आपकी तो बहुत लोगों ने आज तक कई लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देख लिए। ये जो शब्दों वाली बात है ना, ये कहीं ना कहीं सबको लुभा देती है, चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन रामदास जी थोड़ा बोल लेना तो सामने वाला पिघल जाता है। कविता भी बहुत अच्छी लिख लेते। कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कविता दो इंसान लिख सकता है, एक विद्रोही हो या प्रेमी हो। तो क्या प्रेम में पड़े तब पहली कविता लिखी थी या विद्रोह के टाइम कविता लिखी थी? नहीं, विद्रोह नहीं। मैं जब पैंथर नाम का एक हमारा संगठन था, उसमें जब मैं काम करता था तब मैंने लोगों का मूड देखा था कि मैं कुछ साहित्य सम्मेलन मैं सुनने के लिए जाता था, कुछ लोगों स्पीच सुनने के लिए जाता था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मुंबई में। तो मैंने देखा था कि साहित्यकार जो भाषण करते, जो वैचारिक करते, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, लेकिन जो खुशखुशी जो भाषण करते हैं उनको तालियां बजती है और बबारे हो बहुत भाषण अच्छा होगा ऐसे लोग बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर यमक मतलब शब्द को शब्द के साथ जोड़ने का अगर हम काम करेंगे तो ताली बजती है। इस तरह भी जो आपने पार्लियामेंट का बोला कि मुझे 11 बजे वक्त में मिला था बोलने का। हाँ बिल्कुल, देर आपने मतलब मिला नहीं था, आपने छीन लिया था। छीन लिया था। हाँ, वो आपको बिल्कुल बोलना पड़ा था पाटिल जी को कि ठीक है आप बोलिए। नहीं, पाटिल जी नहीं थे उस वक्त, स्पीकर पे बैठे थे अपने महाराष्ट्र के, अपने मनोज जोशी थे। मनोज जोशी। हाँ, आपने छीन लिया था टाइम। हाँ, तो हमने छीन लिया। मुझे छीनने की आदत है, मतलब ऐसा नहीं मिलता है तो हाँ मैं खड़ा रहा। फिर मतलब मुझे ऐसी आदत है कि तो वहाँ पार्लियामेंट के बारे में लोग समझते हैं कि उल्लू के पट्टे, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पार्लियामेंट में सब इंग्लिश में बोलते हैं, पार्लियामेंट में पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बहुत सारी डिग्रियाँ लिए हुए लोग हैं, एक आधा आदमी होगा ऐसा, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे नहीं है जो लोगों में ऐसा वातावरण तैयार होता है कि नहीं ये कुछ इनको तो समझता नहीं। लेकिन मेरा भाषण जो होता है कि मेरी जो बोलने की स्टाइल है, तो जब मेरा नाम आता था तो बहुत सारे लोग एकदम सतर्क होते थे हमेशा भी। तो इसीलिए मुझे आदत है कि अगर ऐसा यमक से यमक जोड़ने का काम अगर करेंगे। पहली कविता कब लिखी थी? नहीं, कविता तो ऐसा है कि मैं किताब का कवि नहीं हूँ। मतलब मैं जो लिखता हूँ मैं बैठ कर लिखता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ, कोई मैंने किताब भी नहीं छापी है। लेकिन मुझे आदत है कि भाई लोगों को जो अच्छा लगता है। चलो शब्द का आदमी है ना, ये जो साहित्य का, कला का आदमी होता है ना। और आपने बताया कि एक लव मैरिज भी हुआ, तो ये अगेन ये शो जाना माना है अंतरंग बातों अतिथि में, कुछ अंदरूनी बातें। ये जो पहली मुलाकात हुई थी भाभी जी से, कहाँ हुई थी, क्या हुआ था, वो जरा। नहीं, वो मुलाकात हमारी सांगली में हुई थी। हमारी सीमा मेरे मिसेज का नाम है, वो ब्राह्मण कम्युनिटी की है और वो मतलब ओरिजिनल लाल बहादुर शास्त्री जी का जो परिवार था, मतलब ब्राह्मण परिवार, उनके रिलेटिव में भी आते हैं। तो मतलब सांगली में हमारी पहचान हुई थी और मैंने शुरू से तय किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ब्राह्मण औरत से शादी की थी, माई साहब अम्बेडकर जी, और बाबा साहब ये चाहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कोशिश की और मतलब हमारा शादी
हो गया था। और उसका अनुभव मुझे ऐसा है कि ब्राह्मण कम्युनिटी के उनके सभी रिलेटिव मेरे पास आते हैं, मैं भी उनके पास कभी कभी टाइम मिलता है मुझे जाते हैं। तो इसलिए हम इंटरकास्ट की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है तो दो फैमिली, दो मतलब बहुत सारे। रामदास जी, आपने अपना घर का नाम भी संविधान रखा है, क्या स्पेशल लॉजिक या हटके कुछ नाम होना चाहिए ऐसा सोच के? नहीं मतलब मैं हमेशा लेता हूँ मेरे बाबा साहब की आन, मैं हमेशा लेता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की आन, इसीलिए मेरे बंगले का नाम है संविधान। बहुत अच्छे। मुझे बढ़ानी है अपने भारत देश की शान, मुझे बढ़ानी है अपने भारत देश की शान। और इसीलिए मेरे बंगले का नाम है संविधान। अंतिम सवाल, रामदास आठवले जी के साथ सभी को यही प्रॉब्लम होता है कि रामदास आठवले जी, शरद पवार साहब को भी यही प्रॉब्लम हुआ, कांग्रेस को भी यही हुआ, राज ठाकरे को भी यही हुआ, उद्धव ठाकरे को भी यही हुआ कि रामदास आठवले जी हमारे साथ रहेंगे लेकिन कब हमें छोड़ के चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं, उनको मालूम है कि मैं अगर एक बार पकड़ता हूँ तो मैं जल्दी छोड़ता नहीं हूँ, और छोड़ता हूँ तो फिर मैं उनको सत्ता से बाहर करता हूँ। तो मेरी पार्टी का ताकत ऐसा है कि मैं मेरी पार्टी के टिकट पर एक भी एमएलए नहीं चुनकर ला सकता हूँ, एक भी एमपी नहीं चुनकर ला सकता हूँ मेरे बलबूते पर, लेकिन किसको हराना है और किसको जिताना है ये वोट मेरे पास है। तो कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि जब आठवले जी उनके साथ थे तो कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रही। जब उनको सत्ता से, जब मैं बीजेपी के साथ आया, शिवसेना के साथ आया, तो कांग्रेस को सत्ता से भागना पड़ा है। तो इसीलिए वो जो आपने पूछा है कि भाई उनको मालूम है कि भाई कब छोड़ कर जाएगी, अरे कोई मिलेगा नहीं तो क्या के लिए रहेगी। मतलब अभी मैं एनडीए के साथ हूँ तो मेरी रिपब्लिकन पार्टी पूरे भारत में है, छोटी छोटी है, गुजरात में है, आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, तो हर जगह पर, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सब जगह पर मेरी पार्टी है। और मैं इंडिया का समर्थन किया। मेरा समाज जो था, मेरा समाज वैसा बीजेपी का विरोध करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा है कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप बहुत ही अच्छी लीडरशिप है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाबा साहब के संविधान की पूरी सुरक्षा होगी, इसीलिए मैंने उनका साथ दे दिया है। कि नरेंद्र मोदी जी को हमने 1 साल पहले बुलाया था 4 मई को बुद्ध जयंती के लिए तालकटोरा स्टेडियम में। तो वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने याद दिलाया कि मैं बुद्ध को बहुत ही मानता हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मेरे बंगले में बुद्ध की मूर्ति थी। जब मेरा मंत्रालय जो है, मंत्रालय में प्रवेश करने के टाइम पर वहाँ बुद्ध की मूर्ति थी। और वो बोले कि भाई हुएनसंग जो थे, चाइना के जो बौद्ध भिक्षु थे, तो वो बौद्ध भिक्षु उनके गांव में आए थे। उनके गांव में जब उत्खनन हुआ था तो वहाँ बुद्ध की अस्थि हमें मिली, मतलब बुद्ध का जो अवशेष है वो उधर मिले बुद्धिज्म के। तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, और मैं एक दिन मेरे गांव में बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार बनाऊंगा। तो मोदी जी बुद्ध की बात अच्छी करते हैं, नेपाल में जाते हैं, जापान में जाते हैं, और ताइवान में जाते हैं, जो इंडिया के बाहर जाते हैं, तो उनको मालूम है कि भाई बुद्ध के नाम से दुनिया में भारत को जाना जाता है, और बुद्ध की फिलॉसफी ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आपका जो सवाल था कि भाई मैं कब से छोड़ूंगा, तो मैं ऐसा एकदम छोड़ता नहीं हूँ किसी को भी, मतलब मैं छोड़ता नहीं हूँ। और अगर ठीक ढंग से हमारे साथ बर्ताव नहीं किया तो उनको भी छोड़ता भी नहीं हूँ। तो इसी तरह ये बात है, लेकिन ऐसा कुछ सभी लोगों को मालूम है कि मैं इतना रफ आदमी नहीं हूँ। मैं सबके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी का काम करता हूँ तो सभी पार्टी में मेरे मित्र हैं, सभी पार्टी के लोग मेरे बारे में अच्छा समझते हैं, क्योंकि मुझे करप्शन करने की आदत नहीं है। मुझे ब्लैक मनी के संबंध में मैंने हमेशा विरोध किया है, और इसीलिए मेरा कैरेक्टर जो है तो मैंने अच्छा सा संभाला है। और मेरे मित्र सभी पार्टी में, लेकिन मेरी पार्टी की कमी ये है कि मैं अपने बलबूते पर राजनीति नहीं कर सकता हूँ। मतलब मेरा समाज भी छोटा है, और मैंने मेरी पार्टी में ब्राह्मण आघाड़ी बनाई है,
मराठा आघाड़ी फ्रंट बनाई है, माइनॉरिटी फ्रंट बनाई है, क्रिश्चियन फ्रंट बनाई है, मुस्लिम फ्रंट बनाई है। तो मेरी कोशिश ऐसी है। और एक बात मैं बताऊं कि पटेल समाज के आरक्षण का मुद्दा जो है, हार्दिक पटेल ने बहुत बड़े आंदोलन किया, अभी जाट कम्युनिटी में आंदोलन किया, महाराष्ट्र में मराठा लोग भी आरक्षण मांग रहे, राजपूत समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे। लेकिन मैंने 2000 साल में लोकसभा में मांग किया था कि मंडल कमीशन की जो 3743 जातियां हैं उनको क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर आरक्षण मिलता है 27%। तो जो जातियां अभी आरक्षण से बाहर है तो उन जातियों को क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर 6 लाख ईयरली उत्पादन के अंदर जिनका उत्पादन है उस फैमिली को शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण देना चाहिए। इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस पर उनको तो देना चाहिए। तो इसी तरह की हमारी मांग है। सभी समाज में पटेल कम्युनिटी में सभी अमीर लोग हैं ऐसा नहीं है, तो जिनका 6 लाख के अंदर उत्पादन है उनको आरक्षण देने। लेकिन इसके सामने मैं काउंटर एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछूं, जैसे बताया कि 6 लाख से कम आमदनी है तो उनको देना चाहिए, तो क्या ऐसा होना भी चाहिए उसके सामने कि जो दलित ने बहुत क्रीमी लेयर है, जो पैसे मिल गए, जो बहुत साल से ये पोस्ट पे बैठे हैं, तो उनको छोड़ देनी चाहिए? नहीं, अभी मुझे लगता है भाई तो दलित समाज में एक विवाद नहीं है। मतलब ये हमारा जो है कि और हर आदमी आरक्षण का फायदा लेता है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे समाज में अभी मैंने कोई आरक्षण का फायदा नहीं लिया है, लेकिन मुझे आरक्षण का फायदा मिला वो 2 बार मैं पंढरपुर से चुन कर आया था आरक्षण। ये आरक्षण सीट पे ही आप थे तो फायदा मिला, लेकिन शिक्षा में वगैरह ऐसा हमने कुछ नहीं लिया है क्योंकि मेरा डॉक्टर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि भाई दलित समाज के आरक्षण के बारे में मेरा कहना ये है कि हमारा आरक्षण जाति के आधार पर है, आर्थिक आधार पर नहीं है। और इसीलिए जब तक जाति व्यवस्था है तब तक हमारा आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए। और जो मुद्दा आपने उठाया है कि भाई जो सवाल मुझे किया है कि जिनका उत्पादन ज़्यादा है उनके 90% से ज़्यादा लोगों को आरक्षण दलित भी नहीं है। लेकिन ये बात लोगों के सामने हमेशा आ रही है कि भाई उनको क्या के लिए चाहिए, वो IPS है, कलेक्टर है, वो पुलिस ऑफिसर है, IPS है, तो उनका बाप तो खेत में काम करता था, अभी उनको आरक्षण मिला है। तो एकदम छोड़ने की बात है तो ये बात से हम समझना नहीं है। ठीक है, तो हमारा कहना है कि जाति के आधार पर आरक्षण हमारा है, लेकिन बाकी का आरक्षण जो है वो दूसरों को सबको दीजिए। ओके रामदास जी, फिल्मों का शौक भी होगा क्योंकि बचपन में ये सब, और ये डायलॉग बाजी जो स्टाइल है आपकी बोलने की, वो भी अंदाज कहीं ना कहीं, तो फेवरेट फिल्म स्टार कौन सा है? मैं राजनीति में आने से मतलब वो मेरा सपना पुराना नहीं, यहाँ पे भी एक्टिंग करने का मौका तो अच्छा मिलता ही है। नहीं, लेकिन हाँ यहाँ तो एक्टिंग करता है, लेकिन वो तो पॉलिटिकल एक्टिंग होती है, तो ये चित्रपट की। लेकिन अभी मुझे मराठी एक फिल्म में मुख्यमंत्री पद का रोल करने की ऑफर आ गई है और मेरा थोड़ा शूटिंग में हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। થેન્ક યુ। દર્શક મિત્રો, આ હતી ખાસ વાત રામદાસ આઠવલેજી સાથેની। શરૂઆતમાં જ વાત કરી તે પ્રમાણે એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે સતત પ્રયત્નશીલ છે પોતાની ઇમેજ માટે, સમાજની ઇમેજ માટે, અને એમણે કીધું એ પ્રમાણે કે ક્યાંક સતત પ્રયત્ન એમના એવો છે કે જે પણ કાર્યો થાય એ સમાજને ઉપયોગી થાય। સમાજની વર્ષો જૂની વ્યવસ્થા તોડવાના પણ તેમના વિચારો છે, અને સાથે સાથે એમણે બહુ નિખાલસતાથી કીધું કે शायद मेरी पार्टी छोटी है, मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता, लेकिन फिल्म में तो मैं मुख्यमंत्री बन के ही रहूँगा। वी विश रामदास जी की आने वाले दिनों में आपका जो 2 ड्रीम है, एक मुख्यमंत्री वाला और दूसरा मिनिस्टर बनने वाला, वो दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच अगेन। फरी મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર।